अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करूँगा और अभी जो है हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ये समझा कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एक तरीके की, समझ लें, आपकी अगर एक आपने वेबसाइट बनाई है, जैसे मैं एक नॉर्मल अपनी अपनी एक पोर्टफोलियो खोलता हूँ या यहाँ पर, अच्छा ये ओपन हो गया, ये एप्पल की वेबसाइट है। ये मैंने इसको ओपन किया अपने लैपटॉप के ऊपर एंड लैपटॉप के ऊपर ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन मैं अगर इसे मोबाइल में देखूँ, मोबाइल में कैसे देखूंगा? राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, देन आई कैन गो टू मोबाइल। तो ये है इसका मोबाइल व्यू, यानी मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखता है। यानी इन लोगों ने क्या किया है, मोबाइल के लिए भी इसे डिज़ाइन किया है और लैपटॉप के लिए भी डिज़ाइन किया है। अगर हम टैबलेट की बात करें तो इन लोगों ने टैबलेट के लिए भी डिज़ाइन किया है। हर डिवाइस के लिए डिज़ाइन करना रिस्पॉन्सिव कहलाता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हर वेबसाइट हर डिवाइस के लिए रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव एक लफ्ज़ है जो डिफाइन करता है कि आपकी वेबसाइट अच्छी दिख रही है हर डिवाइसेस पे। ये चीज़ है इसकी डेफिनेशन। अब हमें क्या करना है, हमें इसी चीज़ को पढ़ना है कि कैसे हम यही चीज़ अपनी वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं। आज हमारे CSS का टॉपिक है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, जिसके अंदर मैंने एक नैवबार बनाया है जिसकी विड्थ 100%, हाइट 48 पिक्सल्स, कलर ब्लैक रखा है मैंने। देन मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ कंटेंट हम लिखते हैं जिसका कलर मैं रखूँगा वाइट, ताकि क्योंकि ब्लैक के ऊपर वाइट शो हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसके अंदर UL बनाया और LI बनाया। हम लिस्ट बना रहे हैं, जैसे होम, या मैं एप्पल की चीज़ें लिख देता हूँ, एप्पल हो गया। इसी तरीके से मैंने कुछ और लिख दिया, विजन लिख दिया, वॉच लिख दिया, और देख लेते हैं भाई क्या क्या चीज़ें। एयरपॉड्स, टीवी होम, एयरपॉड्स, टीवी होम, एंटरटेनमेंट। इसी तरीके से हमारे पास एक्सेसरीज, सपोर्ट, इस तरीके की चीज़ें मौजूद होती हैं एक नैवबार के अंदर, जो मैंने अभी क्रिएट किया है, जो आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। हम लोगों ने इसे बहुत बार देखा है किस तरीके से सीधा करना है। UL को हम दे देंगे, क्या देंगे, UL के अंदर सारे आइटम्स को मुझे एक लाइन में लाना है। क्या दूंगा मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स, आप देख सकते हैं वो एक लाइन में आ चुका है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर के डॉट्स नहीं गए, डॉट्स हमारे पास होते हैं लिस्ट स्टाइल। क्या होते हैं, तो लिस्ट स्टाइल हटाने के लिए मैं अभी लिस्ट स्टाइल नन कर दूंगा, तो डॉट्स हट गए। इसके बीच में गैप लाने के लिए मैं गैप लिख दूंगा ऑफ 20 पिक्सल्स, गैप आ गया। अभी मुझे पूरा सेंटर में चाहिए, तो मैं अलाइन आइटम सेंटर लिख के चेक करता हूँ, आ रहा है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख के चेक करता हूँ, आ रहा है। ये सेंटर में आ गया, लेकिन ये अभी भी नैवबार के अंदर, नैवबार की जो हाइट है उसमें अलाइन नहीं हुआ है। तो मैं नैवबार को दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, सही है। तो अभी आप देख सकते हैं ये अलाइन हो चुका है। अभी इसके अंदर मुझे ये जो पूरा कंटेंट है सेंटर में लाना है, सेंटर में आ गया, बिल्कुल एप्पल की तरह दिख रहा है हमारे पास। अभी जो है हम क्या करेंगे, इससे पहले एक लोगो लगाएंगे एप्पल का, या आपकी मर्ज़ी आप लगाना चाहें, मैं अभी लगा देता हूँ एप्पल लोगो। तो एप्पल का भी मुझे चाहिए वाइट कलर का लोगो जो ट्रांसपेरेंट हो, बैकग्राउंड उसका हटा हुआ हो, उसको हम कहते हैं PNG। उसे हम क्या कहते हैं, अगर आपको PNG नहीं मिलता तो आप टूल्स पे क्लिक कर कर कलर से ट्रांसपेरेंट कलर ले सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करने से ये होता है कि जो भी कलर्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं वो हमारे पास होते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी उसका बैकग्राउंड नहीं होता। यानी अगर आप, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे हम, इसका बैकग्राउंड देखें, लाइन लाइन बन गया। इसका मतलब ये है कि ये एक क्या है, ये एक PNG है। तो मैं क्या करूँगा, इसे सेव कर लूँगा अपने फोल्डर के अंदर। मैंने रिस्पॉन्सिव नाम से फोल्डर बनाया डेस्कटॉप के अंदर, जो मैं यहाँ पर आऊँगा और सर्च करूँगा रिस्पॉन्सिव। इसके अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर एप्पल का लोगो सेव कर लूँगा एक फ़ोल्डर के अंदर। मैंने राइट क्लिक, न्यू,
और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। फ़ोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ इमेजेस, जिसके अंदर मैं सारी इमेजेस सेव करूँगा logo.png के नाम से। अभी ये मेरी इमेज है। अब क्या करेंगे भाई, इस इमेज को लगाएंगे। मैंने यूएल से पहले img टैग के अंदर डॉट स्लैश करके लोगो को लगा दिया। अभी आप देखेंगे ये लोगो बहुत बड़ा आ रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, डॉट नैवबार के अंदर जो इमेज है उसे दे दूंगा मैं विड्थ ऑफ 48 पिक्सल्स, तो ये हैंडल हो जाएगा। लेकिन मुझे 48 पिक्सल्स नहीं करना, मैं इससे कम कर देता हूँ भाई। ये अभी बिल्कुल सही दिख रहा है सबको, ये शो हो रहा है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। अभी हम लोगों ने क्या है कि एक लेफ़्ट साइड में आइकन लगाया है एंड राइट साइड के अंदर हम लोगों ने सारे एप्पल के समझ लें लिस्ट लिख दी है। इसके राइट साइड में हमारे पास है एप्पल का सर्च आइकन एंड कार्ट आइकन। कौन सी दो आइकन्स हैं? सर्च एंड कार्ट। वो हम यहाँ पर आकर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया कार्ट वाइट लोगो। अब मुझे पीएनजी चाहिए तो टूल्स, कलर एंड ट्रांसपेरेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं अगर फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, वेट करता हूँ थोड़ा सा, अगर ये वेट करने से चेंज नहीं होता, अच्छा अब देखें चेंज हो गया। मैं क्या करूँगा, इसे सेव कर लूँगा। सेव मैंने किया कार्ट के नाम से। देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसे लगा लूँगा लास्ट के अंदर, यानी यूएल के बाद कार्ट। देन आप देख सकते हैं वो कार्ट आ चुका है। इसी के साथ साथ मुझे सर्च चाहिए, तो मैं सर्च वाइट लोगो सर्च करूँगा एंड मैं क्या करूँगा, टूल्स के अंदर जाने के बाद कलर से ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर लूँगा। फर्स्ट वाले आइकन को सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे एंड राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर लेंगे, सर्च। तो ये क्या होगा, ये भी सेव हो जाएगा। हम इसे भी लगा लेंगे सर्च। अभी आप देख सकते हैं इनके बीच में गैप नहीं आ रहा है, तो उसको गैप देने के लिए हम नैवबार को क्या देंगे, नैवबार को देंगे गैप, क्योंकि नैवबार के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर मैं इसे गैप दूंगा तो सबको गैप आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कार्ट आइकन, सर्च आइकन, लोगों को भी गैप आ चुका है यूजिंग नैवबार को जो मैंने गैप दिया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही सारे डिफ्स थे। यहाँ तक बात मेरी समझ आ गई सबको? अभी जो है हम लोगों ने इसका एक नैवबार क्रिएट कर लिया है, लेकिन अगर मैं अभी हमारी वेबसाइट को इंस्पेक्ट करके देखता हूँ और इसे भी छोटा करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट में स्क्रॉल बार आ चुका है और वो बहुत गंदा दिख रहा है। लेकिन मुझे अगर अपनी वेबसाइट को अच्छा बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं मीडिया क्यूरीज। क्या यूज़ करते हैं हम? मीडिया क्यूरीज यूज़ करते हैं। मीडिया क्यूरीज सीएसएस के अंदर होती हैं, जो आपको रिस्पॉन्सिव करने में मदद करती हैं। यानी इसके अंदर आप ब्रेक पॉइंट्स लगा देते हैं। ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे आपकी ये वेबसाइट है, आपने क्या किया, उसके बीच में ब्रेक पॉइंट्स लगा दिए। जैसे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया 480 पिक्सल्स के अंदर कुछ अलग स्टाइलिंग हो, 738 पिक्सल्स के अंदर कुछ अलग स्टाइलिंग हो, एंड 1024 पिक्सल्स के अंदर अलग स्टाइलिंग हो। ये मैंने ब्रेक पॉइंट्स लगा दिए। ये एक ब्रेक पॉइंट है, ये एक ब्रेक पॉइंट है, ये एक ब्रेक पॉइंट है। यानी जब मैं अपनी वेबसाइट को इस तरीके से छोटा कर रहा हूँगा, तो ये जब ब्रेक पॉइंट रीच करेगा देन इट विल शो द आउटपुट ऑफ दैट मीडिया क्यूरी। यानी कि जब आप उस लिमिट तक रीच करेंगे ब्रेक पॉइंट के, तो वो उसके अंदर की चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर देगा आपकी वेबसाइट में। कैसे, वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं ब्रेक पॉइंट्स की बात करूँ, ब्रेक पॉइंट्स के अंदर अगर मैं इसे कम कर रहा हूँ, तो आप देखें ऊपर टॉप में विड्थ विड्थ और हाइट लिखा हुआ है। विड्थ और हाइट अभी आप देख सकते हैं 950, 912, 899, इस तरीके से जब मैं कम कर रहा हूँ तो आप देखें मैं एक ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ। एक ब्रेक पॉइंट मैं ये लगाना चाहता हूँ कि 852 पे ब्रेक पॉइंट लगाना चाहता हूँ। जैसे 852 से कम हो रहा है तो हो क्या रहा है, हमारे पास इसके अंदर के आइटम्स जो हैं
वो शो होना बहुत अजीब से शो हो रहे हैं, क्योंकि नीचे स्क्रॉल बार भी आ जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो हमारे पास आइटम्स हैं, एल हैं, उसका फॉन्ट साइज़ कम कर सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और एक मीडिया क्यूरी लगाएंगे। मुझे ब्रेक पॉइंट लगाना है, तो @मीडिया स्क्रीन लिखने के बाद अभी हम क्या करते हैं भाई, @मीडिया स्क्रीन लिखने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर लगाना है राउंड ब्रैकेट्स। क्या लगाना है, क्या लगाना है? ब्रैकेट्स। तो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूंगा मैक्स विड्थ, WIDTH, और 852 पिक्सल्स। ये मैंने ब्रेक पॉइंट बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया, ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट का मतलब ये होता है कि अब 852 पे पिक्सल्स पे जब भी बंदा आएगा तो उसके अंदर की कोडिंग अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैंने बॉडी को कलर दे दिया, सॉरी कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर ऑफ रेड। मैंने क्या किया, 852 पे बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड, जो नॉर्मल स्क्रीन पर नहीं दिख रहा। देखें अभी भी नहीं दिख रहा। 879 है, 860 है, 854, 852 पे दिख रहा है। सही है, 852 पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया है तो सिर्फ 852 पे दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 852 पे अपने नैव बार की चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं। यानी मैं अगर नैव बार के अंदर जो UL है और LI है उसका फॉन्ट साइज़ कम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉन्ट साइज़, मैंने लिखा 12 पिक्सल्स। देन जब मैं छोटा करूँगा इसे, बैकग्राउंड कलर भी आया और वो छोटा भी हो गया। ऊपर आप देख सकते हैं, दिख रहा है सबको? जी भाई क्लियर है। तो ये हमारे पास होता है रिस्पॉन्सिव। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक और ब्रेक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि 719 पे, सही 719 पे ये हट जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैक्स विड्थ, एक और मीडिया लगाऊंगा, मीडिया, यहाँ पर लिखूँगा मैक्स विड्थ, WIDTH 700 पिक्सल्स। 700 था, ये क्या था, नहीं 700 नहीं था, 540, नहीं 540 भी नहीं, 700 ही सही, 700 मैंने सही लिखा है। तो मैं क्या करूँगा, उस UL को ही डिस्प्ले नन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, उन लोगों ने भी यही किया हुआ है, लेकिन अभी आप देखें इसमें प्रॉब्लम आ रही है, हमें इसे अलग करना होगा। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है ना, तो डॉट नैव बार को हम दे देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, सॉरी सेंटर नहीं होगा, स्पेस बिटवीन होगा, ताकि वो अलहदा हो जाए। अलहदा हो गया, लेकिन मुझे क्या करना है, कार्ट और सर्च को एक साथ लाना है और थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं लेफ़्ट और राइट साइड में। लेफ़्ट राइट साइड में पैडिंग तो आ गई। ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर हम पैडिंग ऐड करते हैं तो उसकी विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिख देंगे तो वो उसी के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। हो गया एडजस्ट। कार्ट और सर्च को एक डिव में रख देते हैं, एक डिव बनाया मैंने, पेस्ट कर दिया, तो एक साथ हो जाएंगे, लेकिन उसके बीच में गैप नहीं है। तो मैं इस डिव का नाम रख दूंगा आइकन्स, एंड यहाँ पर आने के बाद मैं उसे क्या करूँगा भाई, आइकन्स को सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा ताकि मैं उसे गैप दे सकूँ। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने वेबसाइट को डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स पे तोड़ दिया एंड उसे रिस्पॉन्सिव बना लिया, जो यहाँ पर इस तरीके से दिख रही है। एक ब्रेक पॉइंट मैंने लगाया इस तरीके से, जो हमारी वेबसाइट को बहुत अच्छा बना रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि 700 पिक्सल्स पे हमारी बॉडी का कलर येलो हो जाए, ताकि हमें पता चले कि वो येलो हो रहा है। लेट्स सी कि वो वर्क करता है कि नहीं। येलो हो गया भाई, क्योंकि 700 से पहले वो क्या रहेगा, रेड रहेगा। उससे पहले हमारे पास कुछ कलर नहीं है। इस तरीके से मैं मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स लगाकर अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकता हूँ। ये चीज़ किस किस बंदे को समझ आ गई है? पर मैक्स डेट की समझ में नहीं आई, वो किस हिसाब से दे रहे हैं आप 700? मैक्स फिट 700 इस हिसाब से दे रहा हूँ कि ब्रेक पॉइंट कहाँ ऐड करना है। जैसे मैंने 700 पिक्सल्स लिखा ना,
तो वो सिर्फ 700 पिक्सल्स के बाद ही वर्क करेगा। समझ रही है मेरी बात? यानी कि अगर मैंने 700 पिक्सल्स लिखा तो इस तरीके से हो जाएगा कि एक ब्रेक पॉइंट हो जाएगा, यानी एक एरिया बन जाएगा फॉर 700 पिक्सल्स। जैसे मैंने 700 पिक्सल्स लिखा तो एक एरिया बन गया फॉर 700 पिक्सल्स। अब जैसे ही कोई यूज़र 700 पिक्सल्स के लिए टारगेट करेगा तो उसके लिए जो जो मैंने स्टाइल्स लिखी हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। बैकग्राउंड कलर येलो, नैवबार को स्पेस बिटवीन, पैडिंग, जो भी लिखा है वो सब अप्लाई हो जाएगा। ये होता है मैक्स विड्थ। ओके सर, और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है? आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि इस एप्पल वेबसाइट को आप लोगों को पूरा बनाना है एंड इसे रिस्पॉन्सिव करना है। जो हम पूरा नहीं समझ लें, मैकबुक प्रो 14 इंच तक बना ले, जो मैं नेक्स्ट क्लास में बनाना सिखाऊंगा रिस्पॉन्सिव के साथ। आप लोग कोशिश करें, जो भी मैंने किया है उसकी कोडिंग में आप लोगों को सेंड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाए।